आपको किसी अच्छी कंपनी में अच्छी नौकरी क्यों नहीं मिल पाई? ये वाला तो रीज़न बहुत खास नहीं लगता, क्योंकि हर जगह भारत में शासक हुए हैं, राज हुआ हुए हैं। क्या आप जानते हैं किन नकारात्मक वजहों से वो चर्चा में रहता है? आपको लगता है कि इसकी वजह से उनका व्यक्तित्व विकसित हो जाता है? राजस्थान में टोटल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितनी हैं? मेइती हिंदू धर्म को मानते हैं या अन्य किसी धर्म को? Sir, may I come in? कम इन। Good morning, sir. Good morning, ma'am. गुड आफ्टरनून, बैठ जाइए अंकुर। Thank you, sir. कंफर्टेबल फील कर रहे हैं? Yes, sir. ठीक है, अपना परिचय दीजिए। सर, मैं बेसिकली दौसा डिस्ट्रिक्ट के बांदीकुई शहर से बिलोंग करता हूँ। मेरी स्कूलिंग वहीं से हुई है, जिसमें मैंने 10th एंड 12th क्लास में मेरिट में भी स्थान प्राप्त किया है। सुडोकू सॉल्व करना मेरी हॉबी है और ये आरएस परीक्षा में मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है। मैं देख रहा हूँ कि आपने बीटेक करा है 2018 में यस सर। और बहुत प्रतिष्ठित संस्था से, MNIT जयपुर से यस सर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है यस सर। और भारत सरकार का मेक इन इंडिया कैंपेन चल रहा है। यस सर। बहुत सारी विदेशी कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बिठा रही हैं। इन सब अनुकूल परिस्थितियों के होते हुए भी आपको किसी अच्छी कंपनी में अच्छी नौकरी क्यों नहीं मिल पाई? सर, मैंने कैंपस प्लेसमेंट में पार्ट लिया था और मुझे जॉब भी मिली थी, लेकिन सर फाइनल ईयर तक आते आते मैंने सिविल सर्विसेज में करियर बनाने का फाइनल डिसीजन ले लिया था, इसलिए मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट की। क्यों ऐसा डिसीजन लिया? क्योंकि सर सिविल सर्विसेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पर आप सोसाइटी से जुड़कर सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर पाते हो। इसके साथ ही सर इसमें सामाजिक प्रतिष्ठा भी मिलती है और ये करियर काफ़ी डाइवर्सिफाइड और चैलेंजिंग है, जो कि पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट के काफ़ी एवेन्यूज उपलब्ध कराता है। चुनौतियों का व्यक्तित्व विकास से क्या संबंध है? सर, मेरा मानना है कि व्यक्ति जितनी ज़्यादा चुनौतियों का सामना करता है, उसे कई बार तो अपनी ही क्वालिटीज़ का भी और ज़्यादा ढंग से पता पड़ पाता है और जैसे जैसे चैलेंजेस और बढ़ते हैं, व्यक्ति का जो पर्सनैलिटी ग्रोथ है वो उसी के अनुकूल बढ़ता जाता है। गरीबों के समक्ष बड़ी चुनौतियां रहती हैं। आपको लगता है कि इसकी वजह से उनका व्यक्तित्व विकसित हो जाता है? सर, इसमें दो पहलू हैं सर। मेरा मानना है कि एक तो जो गरीबों के समक्ष जो चुनौतियां हैं, इससे साइकोलॉजिकल लेवल पे जरूर उनका वो ज़्यादा मजबूत होते हैं, क्योंकि उन्होंने चुनौतियां सहन की है। तो इस तरह की चुनौतियों को सहन करने में वो ज़्यादा सक्षम है। लेकिन दूसरी ओर वही देखा जाए तो उनके पास बेसिक जो रिसोर्सेज हैं, लाइक एजुकेशन, हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट, वो सब नहीं है। इस कारण वो चुनौतियों का ढंग से सामना नहीं कर पाते। कोटा में जो विद्यार्थी कोचिंग कर रहे हैं उनके समक्ष बड़ी सारी चुनौतियां रहती हैं। यस। क्या लगता है उनका व्यक्तित्व विकसित हो रहा है उस वजह से, या व्यक्तित्व कई बार बिखर जा रहा है? सर, इसमें दोनों ही केस हैं, लेकिन जो कोटा में जो बच्चे जनरली पढ़ते हैं वो टीनेजर्स होते हैं। उनका साइकोलॉजिकल इस लेवल का डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है, तो उस टाइम यदि वो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं और इन्हें कोई किसी मेंटल इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो ऐसी कंडीशंस में वो सुसाइड जैसे रास्ते भी अपना लेते हैं। राजस्थान सरकार ने एक नारा दिया है, जीतेगा राजस्थान। किस विषय से जुड़ा हुआ नारा? सर, ये राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक से रिलेटेड है। अच्छा, कब शुरू हो रहा है ये? सर, ये आज से ही शुरू हो रहा है। शुरू हो चुका? सर, एग्जैक्ट टाइम सर मुझे रिकॉल नहीं कर पा सुबह 10 बजे शुरू होना। सुबह 10 बजे। थैंक यू सर। अच्छा, कितने खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया है इसके लिए? सर, इसमें 58 लाख से ज़्यादा लोगों ने पंजीकरण कराया है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या है। जिसमें 24 लाख से ज़्यादा महिलाएं भी शामिल हैं। अच्छा, जो महिलाओं का प्रतिशत जो अच्छा है। यस। तो आप साइंस के विद्यार्थी जरा फटाफट जेंडर रेशियो निकालिए, सेक्स रेशियो इन आंकड़ों के आधार पर। आंकड़ों के 24 लाख। सर, इस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन का ही ना? सर, 40% से कुछ ऊपर है। बस सेक्स रेशियो कैसे निकालते हैं? सर, 24 लाख अपॉन टोटल जितना पार्टिसिपेशन हुआ है। टोटल करेंगे? ओके, सॉरी सर, सेक्स रेशियो जनरली फीमेल अपॉन मेल का लिया जाता है उस। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। ये बताया कि अभी राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के लिए एक नया कानून बनाया है। क्या है वो कानून? और सर, ये एक तो सर गिग वर्कर्स के लिए है, एक मिनिमम इनकम गारंटीड स्कीम भी है। सर, मैं कौन सा गिग वर्कर वाला कानून क्या है? कानून का नाम? सर, इसके अंदर गिग वर्कर्स को कंपलसरी रजिस्टर किया जाएगा, उन्हें यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड की जाएगी और इसके साथ ही उनका डेटाबेस बनेगा, जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर्म कर सकती है। इसके साथ ही सर इसमें एक वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा, जिसमें गिग वर्कर्स और एग्रीगेटर्स दोनों का रिप्रेजेंटेशन होगा। इसके साथ ही सर 200 करोड़ का एक उनके वेलफेयर के लिए फंड भी बनाया जाएगा। वेलफेयर में क्या क्या चीज़ें उनको मुहैया कराई जाएंगी? सर, अभी उसके लिए डिटेल पॉलिसी सर आना बाकी। अच्छा,
जब हम सामाजिक सुरक्षा या सोशल सिक्योरिटी मुहावरे का उपयोग करते हैं तो उसमें कौन कौन सी सुविधाएं शामिल करते हैं? सर सोशल सिक्योरिटी में काफ़ी तरह की सुविधाएं हैं, जैसे कि इनकम सपोर्ट, पेंशन सपोर्ट या इंश्योरेंस सपोर्ट, हेल्थ केयर, एजुकेशन। सर इसके काफ़ी वाइड दायरे हैं। सोशल सिक्योरिटी के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए रिक्रिएशन फैसिलिटी की क्या भूमिका होती है? सर रिक्रिएशन फैसिलिटीज से व्यक्ति का जो मेंटल हेल्थ है, इमोशनल वेलबींग, वो बना रहता है। तो ओवरऑल उसका हेल्थ को अच्छा करने में रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। रिक्रिएशन फैसिलिटी और एंटरटेनमेंट फैसिलिटी में गुणात्मक अंतर भी है क्या? सर इंटरटेनमेंट, रिक्रिएशनल जनरली पॉजिटिव कनोटेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि एंटरटेनमेंट बैड एंटरटेनमेंट भी हो सकता है, जैसे कि सर ड्रग्स या एक्सेसिव मोबाइल यूज़, एक्सेसिव मोबाइल गेमिंग, उसका भी एंटरटेनमेंट हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो फ़ायदा ही पहुंचाए, जबकि रिक्रिएशनल जनरली अच्छा माना जाता है। ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रूप में आपने पढ़ाई की तो आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को समझने की कोशिश की होगी, उससे जुड़े रहे होंगे। यस सर। क्या कारण है कि लगातार प्रयास के बावजूद भी भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का वैसा ग्रोथ नहीं हो पा रहा है जो कि सरकार की आकांक्षा रही है? सर वैसे मेक इन इंडिया के आने के बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ हुई है, लेकिन अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि सर एक तो स्किल्ड लेबर फोर्स। इंडिया में जो फॉर्मली स्किल्ड लेबर फोर्स है वो 3 या 4% है, जबकि साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज़ में 96% है। तो एक तो लेबर फोर्स का इशू है। दूसरा सर लॉजिस्टिक्स का भी इशू है। इंडिया की जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है उसको रिड्यूस की जाने की आवश्यकता है। यस सर, यही मुझे अभी कॉल कर। ठीक है अंकुर जी, आप मुझे बता सकते हैं नेशनल इंजीनियर्स डे किस दिन मनाया जाता है? ये विश्वेश्वरैया जी की जन्म तिथि पर मनाया जाता है और ये मैम 15 सितंबर को आता है। श्योर हैं आप? मैम ये 5 सितंबर को है, 15 सितंबर, सॉरी मैं ढंग से रिकॉल। 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है वैसे? 5 सितंबर को टीचर्स डे। हाँ, टीचर्स डे, राधा कृष्ण जी। कोई बात नहीं, आप वैसे भी इंजीनियरिंग को छोड़ के सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो इंजीनियर्स डे नहीं याद है, कोई बात नहीं। सिविल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है? सिविल सर्विसेज डे, सॉरी मैम, नहीं याद है, कोई बात नहीं। अभी हाल में राजस्थान से कुछ उत्पादों को जीआई टैग मिला है, हाल ही में। आप जानते हैं, परिचित हैं? हाँ मैम, हाल ही का तो मुझे पता नहीं, वैसे बीकानेरी भुजिया को मिला हुआ है। हाँ नहीं, पहले नहीं, अभी हाल में दिया गया कुछ उत्पादों को, 4 उत्पाद हैं ऐसे। सॉरी नहीं कोई बात नहीं, आप उसको देख लीजिएगा। आप मुझे ये बताइए कि जो यूनेस्को है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित करता है, तो अभी उसने सिफारिश की है कि जो इटली का शहर है वेनिस, उसको इस सूची से बाहर कर दिया जाए। क्यों की है ऐसी सिफारिश? सॉरी मैम, मैं अभी आपको आइडिया नहीं है? अच्छा, आपने आयुष वीजा का नाम सुना है? आयुष वीजा, यस मैम। हाँ, क्या है? आयुष फैसिलिटीज को एक्सेस करने के लिए मेडिकल टूरिज्म का ये सब पार्ट है, जिसके अंदर हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो आयुष के अंदर आती हैं, जो अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं, उसको एक्सेस करने के लिए वीजा प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। आप बांदी कुई से आते हैं? यस मैम। जो मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर है उसकी बहुत मान्यता है, ठीक है, लेकिन उस मान्यता के साथ साथ कुछ नकारात्मक वजहों से भी वो चर्चा में रहता है। क्या आप जानते हैं किन नकारात्मक वजहों से वो चर्चा में रहता है? मैम एक तो ये इशू है कि वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि मानसिक रोगों का इलाज होता है, तो कुछ लोगों का मानना है कि ये कहीं ना कहीं अंधविश्वास को बढ़ावा देता है। अच्छा, आपका अपना क्या मत है इस पर? आपको क्या लगता है? आप गए तो होंगे ही। मैम मैं गया हूँ। हाँ, तो आपका अपना पर्सनल ओपिनियन क्या है इसके ऊपर? आपने वहाँ पे देखा होगा वो सारी चीजें जो होती हैं। यस मैम। आप क्या सोचते हैं? मैम मेरा मानना है कि ये आस्था का विषय है। वैसे मेरा कोई ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं रहा है कि मेरी फैमिली में या किसी ने कुछ मेंटल हेल्थ के इश्यू से वो वहाँ गया हो या फ़ायदा हुआ या ना हो, लेकिन ये लोगों की आस्था का विषय है। और यदि ये हार्मलेस वे में यदि कुछ लोगों को फ़ायदा होता है, लोगों को ऐसी उम्मीद है, तो इसे बरकरार रखना। अच्छा, ठीक है। अगर आपको मुख्यमंत्री बनाया जाए राजस्थान का आज, तो आप राजस्थान के किस नंबर के मुख्यमंत्री होंगे? सॉरी मैम, नहीं याद कर पा रहे हैं? अच्छा, कोई बात नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि राजस्थान में अभी चुनाव होने वाले हैं, अलग अलग राजनीतिक दल फिर से चुनाव में उतरेंगे। क्षेत्रीय राजनीतिक दल और राष्ट्रीय राजनीतिक दल, इनकी क्या परिभाषा होती है? मैम ये इलेक्शन कमीशन रिकॉग्निशन प्रोवाइड करता है। इसके लिए डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं। उनको यदि कोई पार्टी मीट करती है, पॉलिटिकल पार्टी, जैसे कि लोकसभा इलेक्शंस में मैम डेटा। अच्छा ठीक है, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि राजस्थान में अन्य हिंदी भाषी राज्यों की तुलना में क्षेत्रीय दल बहुत कम देखने को मिलते हैं, ऐसा क्यों है? मैम इसका एक रीज़न ये है कि राजस्थान की जो डाइवर्सिटी है, जैसे लैंग्वेज डाइवर्सिटी या जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है,
तो कोई एक ऐसे इशू पे जैसे अदर स्टेट जैसे यूनाइट हो जाते हैं लैंग्वेज इशू, यहाँ पर थोड़ा वो बटे हुए हैं। और दूसरा जो राष्ट्रीय दल है वो बहुत स्ट्रांगली जमे हुए हैं, तो उनको कॉम्पीट करना क्षेत्रीय दलों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक, थैंक यू सर। अंकुर जी, भारत में कितने विश्व धरोहर शहर हैं? विश्व धरोहर शहर सर 2 सिटीज़ हैं। 2 सिटीज़ हैं, कौन कौन सी हैं? सर जयपुर है और अहमदाबाद है। वेरी गुड। और राजस्थान में टोटल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितनी है? 6, 7, 8, 9 है सर। 9 है, गुड। और उनमें से किले कितने हैं? सर 6 फोर्ट्स हैं, किले हैं। तो राजस्थान में इतने किले क्यों हैं? सर किले काफ़ी पर्पज से बनाए हुए। राजस्थान को रजवाड़ा लैंड कहा जाता है, राजपूतों का राज्य, ठीक है। इसकी वजह से। और सर दूसरा कारण था सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हिल्स पर बनाए गए हैं जो कि एक सुरक्षा प्रोवाइड करती है, जो कि बाहर से जो आक्रांता आते हैं उससे रक्षा के लिए। इन सब रीजन से सर, और इसकी सर ज्योग्राफी भी इस तरह से है, यहाँ पे हिल्स भी हैं, इसलिए वजह से यहाँ पर किले का निर्माण जाता है। नहीं तो राजा तो पूरे भारत में हुए हैं, शासक पूरे भारत में हुए हैं, तो हर जगह इतने किले क्यों नहीं दिखते? हर क्षेत्र में, राजस्थान के क्षेत्र में बहुत किले दिख जाते हैं। इसका कोई खास रीज़न बता सकते हैं आप? ये वाला तो रीज़न बहुत खास नहीं लगता, क्योंकि हर जगह भारत में शासक हुए हैं, राज हुए हैं। सर यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी प्रोडक्टिव लैंड नहीं है सर। और कभी कभी जब आक्रांता आते थे तो वो किले की घेराबंदी कर दिया करते थे, तो किले में कई बार राशन को इकट्ठा करने। छोड़िए, आप मुझे बताइए दुर्ग और किले में क्या फ़र्क होता है? सॉरी सर, नो आइडिया। ओके, गुड। आपके दौसा से एक व्यक्ति हैं जो आपके राजस्थान के सीएम भी बने थे, उनका क्या नाम है? सर श्री टीकाराम पालीवाल जी। कितने नंबर के सीएम थे वो? सर वो राजस्थान के फर्स्ट इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर थे। ओके, गुड। उसके अलावा और कोई सीएम दिए हैं आपके जिले ने, आपके शहर ने? सर चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट तो नहीं हुए, लेकिन गवर्नर्स रहे। गवर्नर्स हैं, ओके। संत कवि सुंदरदास, इनके बारे में कुछ जानते हैं आप? यस सर, बताइए। सर संत कवि सुंदरदास निर्गुण भक्ति के संत थे। ये दादू दयाल जी के शिष्य थे, और इनकी काव्य रचनाओं के कारण इन्हें हिंदी का शंकराचार्य भी कहा जाता है। और इनका जन्म 16-17 सेंचुरी में खंडेलवाल फैमिली में हुआ था। निर्गुण क्या है इसमें? सर 2 टाइप के भक्ति संत होते हैं, निर्गुण और सगुण। सगुण वो हैं जो कि ईश्वर के किसी रूप की आराधना करते हैं, जबकि निर्गुण में ईश्वर को निराकार माना गया है, जो परम सत्य को, वो उसकी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म की वर्शिप करते हैं। तो ऐसा क्यों है कि भारत का जो भक्ति आंदोलन था उसमें निर्गुण वाले संत ज़्यादा फेमस हुए सगुण के बजाय? इसका कुछ खास कारण है कि कोइंसिडेंस ही माना जा सकता है इसको? सर सगुण में यह है कि डिफरेंट डिविजन्स पॉसिबल हैं, जैसे कि कोई राम को मान रहा है, कोई कृष्ण को मान रहा है, कोई शिव को। लेकिन निर्गुण में एक कॉमन पॉइंट है सबके पास यूनाइट होने के लिए, एक only one abstract form of worship. So don't you think abstract form of worship is not a worship in fact? You need to have an idol, you need to have a god whom you can see, whom you can visualize. सर लोगों के अपने अपने तरीके हैं। कुछ लोग सगुण रूप में पूजते हैं, कुछ लोग निर्गुण रूप में पूजते हैं। दोनों ही तरीके लोगों की अपनी इंडिविजुअल चॉइस है सर, मेरा ये मानना है। ओके सर। अंकुर, मणिपुर में क्या समस्या है अभी? सर मणिपुर में मेनली कम्युनल क्लैश चल रहा है। इसमें बेसिकली 3 कम्युनिटी इन्वॉल्व हैं। मेतेई कम्युनिटी जो कि प्रीडोमिनेंटली पॉलिटिकली स्ट्रांग मानी जाती है, और 2 कम्युनिटी है नागा एंड कुकी ट्राइब्स जो कि हिल एरियाज में रहती है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि मेतेई कम्युनिटी को एसटी स्टेटस देना कंसिडर किया जाए, तो उसके जो प्रोटेस्ट में ये क्लैशेस स्टार्ट हुए। इसके अलावा सर और कुछ माइनर रीजन्स भी थे। भारत में ऐसे कितने प्रांत हैं जहां पर समाज में ईसाई आबादी बहुमत में है? सर एग्जैक्ट नंबर तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, लेकिन एक नागालैंड में है। कितने प्रतिशत ईसाई हैं वहाँ? सर सॉरी मुझे लगभग रफ एनी गेस? सर सॉरी। अच्छा, और सॉरी सर मैं और अवेयर नहीं। मेइतेई हिंदू धर्म को मानते हैं या अन्य किसी धर्म को? सर वो हिंदू कम्युनिटी में माने जाते हैं। अच्छा, और कुकी और नागा? सर वो क्रिश्चियन है। वो ईसाई हैं? हाँ क्रिश्चियन। अच्छा, मिजोरम? सर सॉरी मुझे उसकी मिजोरम के बारे में नहीं है। पड़ोस में जो म्यांमार का इलाका है, यस सर, उसमें ईसाई आबादी लगभग कितनी है? सर वो मेनली बुद्धिस्ट मेजॉरिटी है, ईसाई वैसे माइनॉरिटी में है, लेकिन परसेंटेज सर एग्जैक्ट मुझे आइडिया नहीं है सर। मणिपुर में जो कॉम्प्लिकेशन है उसका क्या सैन्य शासन द्वारा ईसाइयों के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है म्यांमार में, और वहाँ से पलायन करके जो आए हैं उससे भी संबंध है? यस सर, उससे भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है।
म्यांमार में जो सैन्य कार्रवाई हुई है, इसकी वजह से जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं वो मणिपुर में एंटर कर चुके हैं, ऐसा माना जा रहा है। और कई बार ऐसा भी, अभी हाल ही में ऐसा भी देखने में आया था कि आर्मी पे भी जो उनकी तरफ से फायरिंग हुई थी। तो सर इसमें वो भी एंगल इन्वॉल्व है। तो जब ये जो दुरूहता है या कठिनाई अंतर्राष्ट्रीय आयाम ले चुकी है, तो क्या वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा के केंद्र को सीधे इस मामले का निपटान नहीं करना चाहिए? सर मेरा मानना है कि वैसे सरकारिया कमीशन में कहा गया था कि प्रेसिडेंट रूल बिल्कुल लास्ट रिसोर्ट होना चाहिए और एक्सेप्शनल केस में ही लगाना चाहिए, जहाँ तक हो उसे अवॉइड किया जाना चाहिए। और सर अभी आर्म्ड फोर्सेज उसमें एक्शन में है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सभी एक्शन ले रही है, शेल्टर कैंप्स लगाए जा रहे हैं। तो सर मेरा मानना है कि इसकी हेल्प से सिचुएशन धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है अंकुर, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। आप इंटरव्यू हो गया, जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। बैठ जाइए अंकुर। थैंक यू सर। क्या लग रहा है, तैयारी ठीक है? सर थोड़ा फैक्चुअल नॉलेज में मुझे ब्रश अप करने की जरूरत है सर। ठीक है, तो आपके पास कुछ वक्त भी है, 5 से 4 दिन 5 दिन का है। 10 तारीख को तो कर लीजिएगा। और सर मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछने थे सर, जैसे कि मैम क्वेश्चन पूछ रही है, सर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मेरा आई कांटेक्ट मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ सर की तरफ ही रहा या मैम की तरफ ही रहा। वो ठीक है? ठीक है सर। और सर ये हैंड पोजीशन सर ठीक थी? ठीक है। देखिए उसको लेकर ओवर कॉन्शियस नहीं होने की जरूरत है। ओके सर। गाइडलाइन क्या है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपके व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। यस सर। व्यक्तित्व में बेसिकली 3 पहलू हैं, 3 बड़े पहलू हैं, मैक्रो डायमेंशन। एक है कि आपने अपने आप को कैसे प्लेस किया है इंटरव्यू बोर्ड के सामने। कैसे प्लेस किया है का मतलब आप इंटर कैसे करते हैं, इंटर करने के बाद आप ग्रीट करते हैं, आई कांटेक्ट एस्टैब्लिश करते हैं। तो वो आपको ध्यान रखना है कि ग्रीट नज़रें चुराते हुए नहीं करना है, नज़रें मिलाकर ग्रीट करना है। जो भी कहना चाहते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी कहना चाहते हो। यहाँ शायद आपने गुड मॉर्निंग कहा, ठीक है, तो वो समय का ख्याल रखिएगा। आपका शायद 9 बजे है ना, तो गुड मॉर्निंग ही आपको कहने की आदत अभी रखनी है। ठीक है, तो आदत वो ठीक है। तो आई कांटेक्ट एस्टैब्लिश करके गुड मॉर्निंग कहना है। फिर जब वो आपको कहे कि बैठ जाइए तो थैंक्स भी कहना है। उसके बाद आपका बॉडी पोस्चर स्ट्रेट होना चाहिए जो है। हैंड प्लेसमेंट जो आपका है वो ठीक है, ऐसे भी रख सकते हैं, थोड़ा सा क्रॉस करके रख, तो उनमें कोई फर्क नहीं है। स्टेबल होना चाहिए। मुख्य बात यह है कि स्टेबल हैंड प्लेसमेंट होना चाहिए। बहुत वाइल्डली वेव नहीं करना है हाथ को इधर उधर बातचीत करते समय। नेक पोजीशन स्ट्रेट होना चाहिए, बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए, आई भी स्टेबल होना चाहिए। ये इनिशियल पोजीशन है। ड्रेस सेंस अच्छा होना चाहिए, वेल ड्रेस्ड होनी चाहिए, जूता वगैरह में पॉलिश होनी चाहिए, वो सब ठीक है आपका। ये पहला डायमेंशन है। इससे आप अपने आप को प्लेस करते हैं कि आपने सही तरीके से अपने आप को प्लेस किया। दूसरा है कि जब कम्युनिकेशन शुरू होता है, संवाद शुरू होती है, तो इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स आपके धीरे धीरे खुलते हैं। जैसे पंखुड़ियाँ खुलती हैं फूल की, वैसे वैसे आपके व्यक्तित्व के अलग अलग पहलू खुलते हैं। तो वो जब खुलते हैं तो इंटरव्यू बोर्ड आपको ऑब्जर्व करता है, सवालों के माध्यम से वो खोला जाता है, उधेड़ा जाता है। समझिए, उधेड़ना वैसे थोड़ा हार्श वर्ड है, लेकिन वो सॉफ्टली उसको ओपन अप किया जाता है। तो उसमें इंटेलेक्चुअल ट्रेट देखा जाता है, बौद्धिक प्रवृत्ति आपकी देखी जाती है। उसमें एक मेंटल अलर्टनेस देखा जाता है कि आप कितने अलर्ट हैं। मेंटल अलर्टनेस देखने का एक तरीका ये है कि आपको दिखाया जाता है कितने कीनली आप आपकी लिसनिंग कितनी कीन है, केयरफुल है, अटेंटिव है। तो वो चेहरे के भाव से भी कि आप ध्यान से सुन रहे हो। लापरवाही चेहरे पे झलकनी नहीं चाहिए कि आप लापरवाही से सुन रहे हो। तो यू शुड बी अ कीन लिसनर, अटेंटिव लिसनर। और आप में इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि जो चीज़ आपने सुनी उसको गैदर किया कि इसमें हमसे पूछा क्या गया, उसकी केंद्रीय बात क्या है, सेंट्रल इश्यू क्या है, और अकॉर्डिंगली आपने अपना आंसर फॉर्मुलेट किए और स्ट्रक्चर्ड वे में और प्रिसाइज एंड पॉइंटेड प्रेजेंट किया। वो आपकी इंटेलेक्चुअल ट्रेट को ऐसे जज करता है कि आप कितनी क्विकली रिस्पॉन्ड करते हैं, फ्लो आपका कैसा है, लैंग्वेज का लॉजिकल है, क्लियर है, एक्सपोजिशन आपका, ये सब चीज़ें देखी जाती है। उस वक्त जब आप पूरी तरह से इन्वॉल्व होके जब आप अपने आप ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं या फैक्ट्स एक्सप्रेस करते हैं, उस वक्त इस बात की खबर नहीं रहती कि आपने आजू बाजू देखा कि नहीं,
इसलिए उसको लेकर कॉन्शियस मत होइए। उसको लेकर कॉन्शियस होइएगा तो आप जो थीम है कि कोर उस पर ध्यान आपका फीका पड़ जाएगा, आंसर की क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो इसलिए वो ठीक है, आप जिससे बात कर रहे हो उसी को देखिए। हाँ, लेकिन जब लंबा आंसर हो रहा हो जिसमें 3-4 सेंटेंस इन्वॉल्व हैं, तो एक सेंटेंस कंप्लीट करके दूसरा सेंटेंस शुरू करने से पहले जो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड टाइम मिला, उसमें आप ग्लांस कर सकते हैं, एक झलक बाईं तरफ दाईं तरफ देख सकते हैं, ताकि आप उनको भी इंगेज कर सकें। ठीक है, लेकिन बीच वाक्य आप डिलीवर कर रहे हैं, बीच वाक्य में सुनने वाला ध्यान से आपको सुन रहा है, तब तक आपने अपनी नज़र का एंगल चेंज कर दिया, तो डिसरप्शन होगा ना सुनने वाले को, वो नहीं सोचना है, उसको लेकर चिंतित नहीं होना है। ठीक है, आपका बॉडी पोस्चर सही रहा है, कम्युनिकेशन फ्लो आपका अच्छा है, लैंग्वेज आपकी अच्छी है, आपका डिमीनर पोलाइट है और असर्टिव भी है। वो सब एक्सपेक्टेड होता है एडमिनिस्ट्रेटर से कि आप पोलाइट भी रहें, असर्टिव भी रहें। सबड्यूड नहीं होना चाहिए आदमी को। जो चीज़ बोलनी ज़रूरी है वो बताना चाहिए। हाँ, कई सवालों के जवाब नहीं पता होते हैं तो बताना चाहिए कि नहीं याद है, मैं पढ़ लूँगा सर। पोलाइटली कहे कि सर इसको पढ़ लूँगा, अभी ध्यान नहीं आ रहा है या अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। वो सब चीज़ें ठीक है। और जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियर से जो एक्सपेक्टेड है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या इंडस्ट्रियल सेक्टर हो और उससे अवेयरनेस आपकी होनी चाहिए, वो सब ठीक है। आपका जॉब गैप की बात है कि 18 से लेकर अभी तक क्या किया, तो प्लेसमेंट वगैरह में आप बैठे, आपको जॉब मिला, लेकिन तब तक आपका करियर फोकस चेंज हुआ, वो सब ठीक है, कन्विंसिंग लग रहा है, नेचुरल लग रहा है, उसमें बहुत कॉस्मेटिक नहीं लग रहा, तो वो सब अच्छा है परफॉर्मेंस। कुल मिला के आपका कैंडिडेचर हमें स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, परफॉर्मेंस आपका अच्छा है, एबव सेटिस्फैक्ट्री लेवल है, हमें कोई ख़ास दिक्कत महसूस नहीं आ रही है आपके परफॉर्मेंस में। आपको कोई और सवाल है तो पूछ सकते हैं सर। वैसे एक टॉपिक पे था, जैसे बुलडोजर पॉलिटिक्स इन दिनों काफ़ी चर्चा में है, तो सर जैसे बुलडोजर से डिमोलिश गवर्नमेंट कर रही है, उस पर हमारा स्टैंड क्या होना चाहिए सर आइडियली? जैसे अगर वो पूछें कि बुलडोजर पॉलिटिक्स क्या आप इसे उचित मानते हैं? इस तरह के जितने भी कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं उसके लिए एक शब्द आपने सुना होगा, इनोवेशन। इनोवेशन इकोनॉमिक हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव हो सकता है। ऑब्जेक्टिव होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन, ये एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन है। ऑब्जेक्टिव होना चाहिए डिटरेंस फोर्स क्रिएट करना अगेंस्ट क्रिमिनल्स और ऑफेंडर्स। अब आज की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक डिमोलिशन वाला इनोवेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन किया है। अब आप सोच रहे हैं कि वेदर इट इज लॉफुल, अगर लॉफुल नहीं है तो यू हैव गॉट कोर्ट्स। आपसे ये सवाल पूछ सकता है क्या है कि अगर एडवेंचरिज्म है एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट पे, तो क्या इस पे रिट पिटीशन डाल सकते हैं? क्या प्रोहिबिशन का ऑर्डर हाई कोर्ट इशू कर सकता है? सर वैसे तो ये लीगल जो इलीगल बिल्डिंग्स हैं उसी को कर रही हैं नेचुरली। तो अगर इलीगल बिल्डिंग को डिमोलिश कर रहे हैं तो लॉफुल एक्ट है। लेकिन सर वो सेलेक्टिव डिमोलिशन है। इलीगल बिल्डिंग्स काफ़ी सारी हैं, लेकिन जो क्रिमिनल्स जिनकी न्यूज़ में आती है उन्हीं का ही डिमोलिशन हो रहा है। देखिए तो ऐसा है, आप इस ट्रैप में मत फंसिए। आपको मैं और एग्जांपल बता रहा हूँ। भारत में बहुत सारे लोग टैक्स लॉ को इवेट करते हैं, लाखों की संख्या में, हमें पता भी नहीं कितने लोग इवेट कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन लेकिन जब एक्शन लेता है तो वो सबके साथ खिलाफ एक साथ तो नहीं ले सकता। मान लीजिए ए के खिलाफ एक्शन लिया तो ए कह सकता है कि बी ने भी इवेट किया था, तुमने उसके खिलाफ क्यों नहीं लिया, ये सेलेक्टिव हो गया। सी के खिलाफ क्यों नहीं लिया, डी के खिलाफ। ये डिफेंस में जिसके खिलाफ आप एक्शन लेंगे वो हमेशा ये आर्गुमेंट दे सकता है कि मेरे खिलाफ ये सेलेक्टिव एक्शन है। ठीक है, ये एक ट्रैप है आर्गुमेंट का, उसमें आपको जाना नहीं चाहिए। आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आपको न्यूट्रल रहना। Until it is according to the law of the country, you don't have any objection. ठीक है जी, ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।